लगभग 2 मिलियन वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन पूरी तरह से खानाबदोश था। हम जीवित रहने के लिए भोजन की तलाश में लगातार घूमते रहते थे। लेकिन आखिरकार हमने आग का उपयोग करना सीखा और बाद में पहिए का आविष्कार किया। शुरुआती मानव सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण का निरीक्षण और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मध्य भारत में भीमबेटका की रॉक शेल्टर जटिल गुफा चित्रों से ढके हुए हैं, जो हमें दिखाते हैं कि इन शुरुआती शिकारी संग्रहकर्ताओं ने अपनी दुनिया को कैसे देखा। फिर लगभग 2500 ईसा पूर्व हमने एक बड़ी ऐतिहासिक विसंगति का सामना किया। छोटे खेती वाले गांवों से बड़े शहरों में धीरे धीरे संक्रमण के बजाय सिंधु घाटी सभ्यता अत्यधिक नियोजित शहरी ग्रिड के साथ दिखाई दी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर मानकीकृत जली हुई ईंटों, बहुकमरों वाले घरों और ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था के साथ बनाए गए थे। पुरातत्वविदों ने एक गायब तत्व पर ध्यान दिया। वहां कोई बड़े सैन्य किले या हथियारों के भंडार नहीं थे। ये मुहर नक्काशीदार पशु आकृतियों और एक लिपि को दर्शाती है, जिसे हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। दक्षिण एशिया का पहला प्रमुख शहरी समाज विजय के माध्यम से नहीं, बल्कि संगठित शांतिपूर्ण वाणिज्य के माध्यम से फला फूला। सिंधु के शहरी केंद्र अंततः फीके पड़ गए और एक नई जनसांख्यिकी उभरी, आर्य। वे एक पशुपालक लोग थे जो घोड़े लाए थे, संस्कृत बोलते थे और एक ग्रामीण समाज की स्थापना की जिसने शहरी जीवन के ऊपर मवेशियों के पालन को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपने समाज को 4 मुख्य समूहों में व्यवस्थित किया, जिसे वर्ण कहा जाता है। शुरू में ये लचीला था और व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन समय के साथ ये जन्म द्वारा निर्धारित एक सख्त पदानुक्रम में बदल गया। ये जीवन शैली जारी रह सकती थी, सिवाय एक प्रमुख तकनीकी बदलाव के। हमने लोहे की खोज की। गंगा के मैदान में लोहे के हलों और कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ किया। इससे बड़े पैमाने पर कृषि अधिशेष पैदा हुआ। अतिरिक्त भोजन का मतलब था कि शासक स्थायी सेनाओं को खिला सकते थे, जिससे इस क्षेत्र को 16 विशाल साम्राज्यों में विभाजित किया गया, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। लोहे द्वारा प्रदान की गई कृषि में तकनीकी छलांग के बिना वे पहले महान साम्राज्य कभी नहीं बन सकते थे। उन 16 राज्यों में से एक ने अंततः बाकी सभी को निगल लिया, मगध। उनके पास लोहे की खानों पर भौगोलिक एकाधिकार था और युद्ध हाथियों की एक अजेय शक्ति थी। मगध के शासक निर्दयी थे। शुरुआती राजाओं ने सिंहासन के लिए अपने ही पिताओं की हत्या कर दी। बाद में नंद वंश ने उपमहाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण के लिए आक्रामक सैन्य बल का उपयोग किया। लेकिन इस केंद्रीकरण और कठोर अनुष्ठानों ने सामाजिक घर्षण पैदा किया। लोग विकल्पों की तलाश करने लगे। महावीर और गौतम बुद्ध जैसे विचारकों ने अहिंसा पर आधारित ज्ञान के रास्ते पेश किए। उन्होंने कुलीन संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा पाली में शिक्षा दी। जब राज्य की शक्ति निरंकुश हो जाती है तो ये स्वाभाविक रूप से एक दार्शनिक क्रांति को जन्म देती है। मगध की सैन्य प्रतिष्ठा इतनी डरावनी हो गई कि जब सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में भारत की सीमाओं पर पहुंचा तो उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मगध के हाथियों के डर से विद्रोह भड़क उठा और सिकंदर को वापस मुड़ना पड़ा। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने नंदों को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने सत्ता के प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाया। कलिंग युद्ध में भारी नुकसान के बाद उन्होंने सैन्य विजय को त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म और धम्म को अपनाया। उन्होंने सांची स्तूप जैसी विशाल संरचनाएं बनाई। जब मौर्य साम्राज्य ढह गया तो विदेशी आक्रमणकारियों की एक लहर आई, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। ये आक्रमणकारी स्थानीय संस्कृति में समा गए। कुषाण बौद्ध कला के संरक्षक बने और सिल्क रोड व्यापार को नियंत्रित किया। इस मेल ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी, जिसे स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा का समर्थन किया, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बने। राज्य व्यापार से पर्याप्त कर प्राप्त कर रहा था, जिसे सोने के सिक्कों में ढाला गया। एक सभ्यता तब चरम पर होती है जब वो बाहरी प्रभावों को अपनाना और उनका पुनः उपयोग करना शुरू करती है। दक्षिण में कृष्णा नदी के पार चेर, चोल और पांड्य जैसे राजवंशों में विशाल समुद्री व्यापार नेटवर्क बनाए। उन्होंने रोमन मुद्रा के बदले मसाले और कपड़े का निर्यात किया। सदियों बाद पल्लव और चालुक्य राजवंशों के बीच प्रतिद्वंद्विता शुरू हुई। उन्होंने न केवल सेनाओं से लड़ाई लड़ी, बल्कि स्थापत्य व्यंज भी करने लगे और विशाल मंदिर बनवाए। ये उनकी आर्थिक सर्वोच्चता का प्रदर्शन था। भारत का इतिहास विकास के एक आवर्ती पैटर्न को प्रकट करता है। हर प्रमुख कार्चरिक बदलाव एक स्थायी परत बन गया। हर तकनीकी छलांग और हर आक्रमण पिछली परत पर चढ़ा था। उन्होंने अतीत को मिटाया नहीं, बल्कि उसमें एकीकृत हो गए, जिससे एक जटिल सांस्कृतिक पहचान बनी। अवशोषित करने और विकसित होने की एक क्षमता क्षेत्र का मौलिक गुण बन गया।